फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ये तानाशाह की मानसिकता क्या होती है, तानाशाह कैसे अपनी प्लानिंग करते हैं और भारत में किस तरह की प्लानिंग चल रही है। अधिनायकवादी राजनीति किस तरह की योजना बना के 2024 के चुनाव में आ रही है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है और ये भी एक है कि पिछले 10 साल का जो आपके सामने जो एक्सपीरियंस है नरेंद्र मोदी सरकार का, और खासतौर पर नरेंद्र मोदी का और उनके राजनीतिक कामकाज का, उस एक्सपीरियंस से क्या चीजें निकलती हैं। नरेंद्र मोदी को हराना है तो नरेंद्र मोदी को जानना जरूरी है। नरेंद्र मोदी क्या और क्यों और किस तरह काम करते हैं और कर रहे हैं, इसे जानना जरूरी है। मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है, जो चिंतन शैली है, वो लोकतांत्रिक चिंतन शैली नहीं है। वो चुने लोकतंत्र के जरिए गए हैं, चुने वो लोकतांत्रिक संविधान के जरिए गए हैं और लोकतांत्रिक संविधान के जरिए चुनने का एक फायदा भी है कि एक आवरण पड़ा हुआ है, एक इलेक्टेड पीएम। लेकिन जो उनका जो एटीट्यूड है और उनकी जो आदतें हैं, आदतों से मेरा मतलब राजनीतिक आदतें, वो मेरी व्यक्तिगत आदतों की मुझे कोई चिंता नहीं है यहाँ, क्योंकि मैं तो कोई व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता ही नहीं हूँ। मेरी कोई उनसे व्यक्तिगत तौर पर कोई प्यार मोहब्बत भी नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है। मैं जो आपसे जो ये चीज़ साझा कर रहा हूँ आज इस एपिसोड में, वो वह है जो कि अधिनायकवादी राजनीति या अधिनायक की जो अपनी मनोदशा होती है वो कैसे काम करती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बहुत ही साफ कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे विपक्ष ने ये रवैया नहीं छोड़ा नरेंद्र मोदी को चिन्हित करने का, नरेंद्र मोदी एक सामान्य इलेक्टेड लीडर नहीं है। नरेंद्र मोदी एक डिक्टेटर लीडर है। जो तानाशाह होते हैं, जो अधिनायकवाद के पक्षधर राजनेता होते हैं, उनकी पहली समस्या तो यह है कि उनको सत्ता पे आने के बाद में अबाध अधिकार चाहिए। उनको इतने अधिकार चाहिए कि उनके शासन में किसी के पास कोई अधिकार नहीं होने चाहिए, सिर्फ उन्हीं के पास सारे अधिकार होने चाहिए। कंप्लीट पावर एक ही आदमी के हाथ में होनी चाहिए। यह एक बुनियादी चीज है जो कि नरेंद्र मोदी ने पैदा की, जिसे कायदे से देखा जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी के पहले और भी सरकारें थीं। मनमोहन सिंह की सरकार थी, 10 साल तक काम किया उसने। किसी भी मंत्रालय से कोई भी आदमी जाके सवाल पूछ सकता था, कोई पत्रकार सवाल पूछ सकता था किसी मंत्री से। नरेंद्र मोदी के आने के बाद किसी भी मंत्रालय में कोई भी सवाल नहीं पूछे जा सकते, किसी भी पत्रकार का प्रवेश संभव नहीं है। अब तो यहां तक कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखने के लिए भी पत्रकारों को चने चबाने पड़ रहे हैं। डेमोक्रेसी है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को एकदम कर्टेल कर दिया गया है, अधमरा करके फेंक दिया गया है। लोकपाल, लोकायुक्त एकदम बंधक पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक ही आदमी के पास में अधिकार है पूरे देश में। जजों के पास में कहने के लिए अधिकार है, लेकिन एक्चुअल में अधिकार किसके पास है? नरेंद्र मोदी के पास। नरेंद्र मोदी की ये जो मनोदशा है कि सारे अधिकार मेरे हाथ में होने चाहिए, ये सबसे खतरनाक बिंदु है उनकी राजनीति का। क्यों है ये? कभी कोई मीडिया वाला ये सवाल नहीं करता कि आपके पास ही सारे अधिकार क्यों हैं? पीएमओ में सारे अधिकार क्यों केंद्रित कर दिए गए?
उसका एक कारण मैं बताता हूं कि नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो नरेंद्र मोदी एक मनोदशा के साथ सत्ता में आए। नरेंद्र मोदी का ये मानना है कि देश के बारे में मीडिया सोचता नहीं है और देश के बारे में जनता के पास में भी सोचने का विवेक नहीं है। देश के बारे में सोचने का बीजेपी के अंदर भी सोचने का विवेक नहीं है, बीजेपी के सांसदों में भी विवेक नहीं है। देश के बारे में सोचने का भारत की संसद में भी विवेक नहीं है। अगर विवेक है और बुद्धि है तो किसी एक व्यक्ति के पास, तो वह नरेंद्र मोदी। और चूंकि नरेंद्र मोदी देश के बारे में सोचते हैं और देश के बारे में सबसे बेहतर सोचते हैं और कोई सोच ही नहीं पाता, तो नरेंद्र मोदी जो बताएंगे वही मीडिया करेगा। यही वह प्रस्थान बिंदु है जहां से कि मीडिया की सेंसरशिप शुरू होती है। यही वह प्रस्थान बिंदु है जहां से कि आम नागरिक की सेंसरशिप शुरू होती है। क्योंकि डिक्टेटर ये मान के चलते हैं कि मीडिया और जनता ये स्वतंत्र रूप से सोचने में अक्षम है और डिक्टेटर स्वतंत्र रूप से देश के बारे में सोचने में सक्षम है। और डिक्टेटर जो सोचता है वो सही सोचता है, सही के अलावा और कुछ नहीं सोचता। तो नरेंद्र मोदी जब भी सोचते हैं सही सोचते हैं, सच के अलावा कुछ नहीं सोचते। ये बात दूसरी है कि किसानों ने उनको धूल चटा दी, उन्हें मजबूर किया और उनको तीनों बिल वापस लेने पड़े और ये मान के वापस लेने पड़े कि वे किसान विरोधी बिल हैं। लेकिन डिक्टेटर ये मानते हैं कि वे जो सोचते हैं सही सोचते हैं। नरेंद्र मोदी में ये बीमारी है कि मैं जो सोचता हूं सही सोचता हूं, मैं कभी गलत सोचता ही नहीं हूं। दूसरी जो चीज नरेंद्र मोदी ने क्रिएट की जो कि पहले कभी नहीं थी, पिछले 75 साल के शासन में कभी देखने को नहीं आई, पिछले 10 साल में जो चीज दिखाई दी वो ये कि नरेंद्र मोदी ने मीडिया मशीनरी को अहर्निश प्रोपेगेंडा के लिए मजबूर किया। डिक्टेटर कभी कहीं पर भी शासन कर ही नहीं सकते जब तक कि मीडिया अहर्निश बिना किसी विश्राम के उसका प्रोपेगेंडा न करे। तो नरेंद्र मोदी को ये तो श्रेय जाता है कि उन्होंने मीडिया को अहर्निश प्रोपेगेंडा में लगा दिया और अहर्निश काम कर रहा है, बिना थके काम कर रहे हैं मीडिया के लोग। वे एंकर हैं, वे उनके भक्त हैं, वे उनके प्रचारक हैं, वगैरह वगैरह, वे सब कुछ हैं। वे देश के भी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन वे नरेंद्र मोदी की जय गाथा के पन्ने दर पन्ने लिख रहे हैं। और वे पन्ने कैसे हैं? आपने कभी देखा है? एक हिंदू परंपरा में एक नियम है। वो नियम क्या है? नियम यह है कि आप राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 108 बार बोलिए, आपको पुण्य मिलेगा। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम 1000 बार बोलिए, आपको वैकुंठ मिलेगा। तो आप नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी आप अहर्निश बोलिए, आपको साल के 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। आपका चैनल जैसा है, आपका कद जैसा है, उसके हिसाब से आपको वैकुंठ रत्न की प्राप्ति होगी। यानी डिक्टेटर को अहर्निश मीडिया प्रोपेगेंडा पसंद है। नरेंद्र मोदी ये भी जानते हैं, और उनके भाषण सुनिए आप, जो पिछले 10 साल में उन्होंने दिए हैं। उस भाषणों में बार बार वो ये कहते हैं जो वे कर रहे हैं वो 75 साल में कभी नहीं हुआ। अरे पहली बार हो रहा है। अच्छा, उन्होंने एक काम नहीं किया जो पहली बार हो रहा है। हां, डिक्टेटरशिप उन्होंने पहली बार जरूर दी हमको, लेकिन बार बार जनता को ये आभास दिया जा रहा है, ये याद दिलाया जा रहा है कि जनता में सोचने की और काम करने की, और उसके पहले जो लोग थे उनमें सोचने की और काम करने की कोई क्षमता ही नहीं थी। सरकारें थी, आई और गई। नरेंद्र मोदी झोंपड़ी में आए थे सरकार में चुन के, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने
140 करोड़ के देश में, सारे देश में सड़कें बिछा दी, बांध बना दिए, बिजली घर बना दिए, तमाम किस्म के कल कारखाने बना दिए, वगैरह वगैरह। ये बात दूसरी है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद में एक भी बड़ा कारखाना नहीं बना। लेकिन नरेंद्र मोदी बार बार यही कहते हैं, अब जो काम हो रहा है ना, पहले कभी नहीं हुआ, और अब जितने काम हो रहे हैं वो सारे विश्व स्तर के काम हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पहले जो लोग थे, जो काम कर रहे थे, वे बेवकूफ थे। और मूल मैसेज यह कि जनता मूर्ख होती है, वो सोचना नहीं जानती, और सही ढंग से सोचना तो एकदम नहीं जानती। नरेंद्र मोदी उसे सही ढंग से सोचना सिखा रहे हैं। एक और चीज है जिसको कि आप नरेंद्र मोदी के भाषण सुनिए, जो इलेक्शन आएगा अभी, और अभी तक जितने इलेक्शन हुए हैं उनके जो भाषण हुए हैं, वो बार बार बोलते हैं। और जब इलेक्शन आता है तो अचानक षड्यंत्र के नाम पर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, और नरेंद्र मोदी भी बार बार कहते हैं कि षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उनके खिलाफ में। एक गिरोह है जो षड्यंत्र रच रहा है, और ये जो तमाम किस्म की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वे उन षड्यंत्रकारियों को खोज खोज के पकड़ती है, और आज तक किसी भी षड्यंत्रकारी पर षड्यंत्र सिद्ध नहीं कर पाई। 10 साल में सैकड़ों लोग पकड़े गए और बंद किए गए। कभी कहीं से 5 लोग उठाए, कभी कहीं से 5 लोग उठाए, और ये कांस्टेंट फिनोमेना है कि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं षड्यंत्र चल रहे हैं उनके खिलाफ में, देश के खिलाफ में। नरेंद्र मोदी ने एक और बहुत ही विलक्षण काम किया जो डिक्टेटर करते हैं, जो कि तानाशाही राजनीति का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। दुनिया में प्रत्येक देश में तानाशाह ने पहला काम यह किया कि उसने विपक्ष को ध्वस्त करने के लिए एकदम प्लांटेड कैंपेन, सुनियोजित कलंकित प्रचार अभियान मीडिया के जरिए चलाया, जिससे विपक्ष को ध्वस्त किया जाए और विपक्ष को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। ये जो नरेंद्र मोदी की जो टेक थी ना, कांग्रेस को हम हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, ये जो टेक है, ये नरेंद्र मोदी की एक राजनीतिक टेक नहीं है, बल्कि ये जो उद्घोषणा है, इस घोषणा का मूल आधार वह है कि हर डिक्टेटर वो यहीं से शुरुआत करता है कि विपक्ष को हमेशा के लिए खत्म कर दो। और जनता में एक और चीज है जो कि बहुत ही मजेदार है, मैं तो उसे जोकर स्टाइल कहता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी को मीडिया ने उसे करिश्माई लीडर कहा है। डिक्टेटर हमेशा मीडिया के जरिए अपनी करिश्माई नेता की इमेज प्रोजेक्ट करते हैं, और वही काम नरेंद्र मोदी ने किया। और चूंकि वे करिश्माई नेता हैं, इसलिए वे जो भी चाहे विपक्ष पर कोई भी झूठे सच्चे आरोप लगा सकते हैं, और उनके आरोपों पर तो सवाल खड़े नहीं किए जाते। कभी किसी भी मीडिया वाले ने यह जानने की, जांच करने की कोशिश नहीं की कि नरेंद्र मोदी जो विपक्ष के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं वे सही हैं या गलत हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी एक चीज के शिकार है, वो है जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। डिक्टेटरों के दिमाग में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कॉन्स्टेंटली काम करती है, और नरेंद्र मोदी जब ये सब कहते हैं तो वे बार बार कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं ना, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। कोई षड्यंत्र नहीं रच रहा उनके खिलाफ में, विपक्ष ने कोई षड्यंत्र नहीं। विपक्ष सीधे पॉलिटिक्स कर रहा है और सीधे उनके बारे में तथ्यपूर्ण ढंग से बातें कह रहा है। लेकिन विपक्ष को षड्यंत्रकारी घोषित करना, विपक्ष को देशद्रोही घोषित करना, विपक्ष के समर्थकों को देशद्रोही घोषित करना, यह एक मॉडल है जो कि डिक्टेटर अपनाते रहे हैं, और वो इस बिना पर अपनाते रहे क्योंकि उनके दिमाग में
लगातार षड्यंत्र काम करते रहते हैं कि विपक्ष जो है वो षड्यंत्र कर रहा है, और जो षड्यंत्र कर रहा है वो देशद्रोही है। वो अपना द्रोही नहीं कहता, अपना दुश्मन नहीं बताते, अपना आलोचक नहीं कहते, वो देशद्रोही कहते हैं सीधे। नरेंद्र मोदी ने एक अच्छा काम किया है जो कि कहा जाना चाहिए, वो भी डिक्टेटरों से ही उन्होंने सीखा है, वो लोकतांत्रिक नेताओं से नहीं सीखा है। नरेंद्र मोदी ने रैलियां, रोड शो, जुलूस, जिसमें कि भाड़े की जनता बड़े पैमाने पर मोबिलाइज की जाती है, और इस पूरे रोड शो, रैली, अपनी जनसभा, इसमें जो नरेंद्र मोदी के जो भाषण होते हैं, इन भाषणों में कहीं पर भी आपको यह महसूस नहीं हुआ कि नरेंद्र मोदी कोई गलती कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के भाषण उठाइए पिछले 10 साल के, नरेंद्र मोदी अपनी किसी भी गलती के लिए अपने को जिम्मेदार नहीं मानते। उनका मानना है कि उन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं, जबकि वास्तविकता यह है कि नरेंद्र मोदी जिस समय गुजरात में मुख्यमंत्री थे, बड़े पैमाने पर 2002 में दंगे हुए, उसमें हजारों लोग प्रभावित हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। लेकिन नरेंद्र मोदी तो ऐसी निष्कलंक इमेज पेश करते हैं कि उनके शासन में कभी कोई दुर्घटना हुई नहीं। वो दूध के धुले थे और सीधे आए, और वो अब एकदम क्रीम के धुले हुए हैं। तो ये कहना कि उन्होंने, उनके शासन में कभी अपराध नहीं हुए, जघन्य अपराध हुए, पिछले 10 साल में भी जघन्य अपराध हुए, जिनका कि बाकायदा साइबर मीडिया में उल्लेख मिलता है। उनके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं जो चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने एक कैंपेन किया है जो लोगों के जेहन में उतारा, वो ये नरेंद्र मोदी ने कोई अपराध नहीं किया, कोई गलती नहीं की। नरेंद्र मोदी का 10 साल का शासन एकदम निष्कलंक शासन है। एक और है मजेदार बात, नरेंद्र मोदी कभी ये नहीं कहते कि उन्हें लोकतंत्र पसंद नहीं है, क्योंकि ये हर डिक्टेटर की खूबी है कि वो कभी ये कहता ही नहीं कि वो लोकतंत्र पसंद नहीं करता। वह कभी घोषित तौर पर नहीं कहता कि वह तानाशाही पसंद करता है। नरेंद्र मोदी के भाषण सुनिए आप। नरेंद्र मोदी के भाषणों में हमेशा आपको देश की या राज्य का चुनाव हो रहा है तो राज्य की परिस्थितियों का विवरण मिलेगा, देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है इसका संदर्भ मिलेगा, इसके रेफरेंस मिलेंगे, विवरण मिलेंगे। और ये जो विवरण और वर्णन है, ये नरेंद्र मोदी जिस तरह से करते हैं, उससे लगेगा आपको कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर नहीं है। नरेंद्र मोदी जब अपने भाषणों में देश के और राज्य की समस्या के विवरण और ब्यौरे पेश करते हैं, तो वे ये पर्दा डालने के लिए पेश करते हैं कि वे डिक्टेटर हैं। वे कहते हैं, जो कि उन्होंने बार बार कहा है, ये जो परिस्थितियां हैं, अब आप बताइए इन परिस्थितियों में लोकतंत्र को लागू कैसे किया जाए। कितना करप्शन है, ईडी को कितने छापे मारने पड़ रहे हैं, सीबीआई को कितने छापे मारने पड़ रहे हैं, कितना भ्रष्टाचार है, कितना ड्रग स्मगलिंग हो रही है। ये तमाम किस्म की जो चीजें हैं, इनसे निपटने के लिए आप ये सोचिए, क्या लोकतंत्र और उसके नियम लागू किए जा सकते हैं? देश के और राज्य के और समस्याओं के विवरण और ब्यौरे पेश करके नरेंद्र मोदी ये संदेश देते हैं कि लोकतंत्र को लागू करना असंभव है। और यही वह जगह है जहां से कि लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी सही बोल रहा है। और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं तो इन परिस्थितियों को ठीक करना चाहता हूं, मैं करप्शन ठीक करना चाहता हूं, लेकिन विपक्ष मुझे करप्शन ठीक करने नहीं दे रहा। मैं सड़कें बनाना चाहता हूं, मैं डेवलपमेंट चाहता हूं, लेकिन विपक्ष करने ही नहीं दे रहा। मैं राम मंदिर बनाना चाहता हूं, लेकिन विपक्ष बनाने ही नहीं दे रहा।
नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए कि देश की परिस्थितियां अगर इतनी खराब हैं तो पिछले 10 साल में उन परिस्थितियों को सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया, सिवाय इंटरनेट, वेबसाइट, लॉग इन, लॉग आउट। आपकी कोई शिकायत हो तो ऑनलाइन दर्ज करें, आपको राशन चाहिए तो ऑनलाइन जाएं, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा आपका हर चीज का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, उसके बिना आपको पैसे नहीं मिलेंगे, राशन नहीं मिलेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन अप्रासंगिक बना दिया है नरेंद्र मोदी ने, आपकी फिजिकल उपस्थिति अप्रासंगिक बना दी है नरेंद्र मोदी ने। देश की समस्याएं इससे हल हुई हैं? जी नहीं। और तो और ये जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, ऑनलाइन का जो चक्कर है, इस ऑनलाइन के चक्कर ने हिंदुस्तान में करोड़ों मनरेगा मजदूरों को मजदूरी से वंचित कर दिया। देश की परिस्थितियां, अब देश में एक ही परिस्थिति है, राम मंदिर, राम मंदिर और राम मंदिर, और उसका समाधान उन्होंने कर दिया। बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, क्राइम नहीं है, नफरत और घृणा का जो अबाध प्रचार है, ये क्राइम नहीं है। इनका कभी नरेंद्र मोदी अपने देश की जब परिस्थितियों की चर्चा करते हैं, इनका कभी जिक्र नहीं करते। आपको किसने रोका? बेरोजगारी दूर कीजिए, विपक्ष स्वागत करेगा आपका, लेकिन आपने बेरोजगारी दूर नहीं की। आपने वायदा किया था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा। 10 साल हो गए, इस 10 साल में कायदे से 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 10 साल में 22 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, रोजगार चले गए। नरेंद्र मोदी का मानना है, जो कि हर डिक्टेटर का मानना रहा है, वो ये कि अगर मुझे काम करने देना है ना, तो विपक्ष को हराओ। मैं काम करूंगा तभी जब विपक्ष हार जाएगा, विपक्ष नेस्त नाबूद हो जाएगा तभी मैं काम करूंगा, नहीं तो काम नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि लोकतंत्र के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा विपक्ष है, मैं नहीं। क्योंकि विपक्ष के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, वे एकजुट हो रहे हैं, वे सब भ्रष्ट लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, वंशवादी लोग हैं, वे सब एकजुट हो रहे हैं, इसलिए उनको नेस्त नाबूद करो। यह है तानाशाह की भाषा और तानाशाह की मनोदशा और तानाशाह की प्रवृत्ति, कि वह कभी यह नहीं कहता कि उसे तानाशाही चाहिए, वह कभी यह नहीं कहता उसे लोकतंत्र नहीं चाहिए। यह उसकी स्टाइल है, जिसका कि मैंने आपसे अभी वर्णन किया। एक अन्य चीज है जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि नरेंद्र मोदी की ने एक बहुत बढ़िया शैली विकसित की है। वो विकसित ये की है कि अगर आप किसी बात पर आंदोलन कर रहे हैं और वो दमन कर रहे हैं, तो वे बार बार दमन क्यों करते हैं? लोकतंत्र की रक्षा के लिए। कमाल, लोग अपने मिनिमम वेज की मांग कर रहे हैं, लोग मनरेगा के लिए बजट की मांग कर रहे हैं, राज्य सरकारें अपने जो आवंटित धन है केंद्र के पास उसको रिलीज करने की मांग कर रही हैं, लेकिन आप उसे रिलीज नहीं कर रहे। अगर लोग उसके खिलाफ आंदोलन करना चाहें, किसी नीति के खिलाफ आंदोलन करना चाहें, तो दमन करते हैं, और दमन के जरिए आप अपने शासन को वैध बनाने की कोशिश करते हैं। जिसे हम लोग कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लॉ या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्टेप्स जो तानाशाह लेते हैं, जो असामान्य कदम, राजनीतिक कदम जो शासक उठाते हैं, वे असामान्य राजनीतिक कदम सिर्फ डिक्टेटर उठाते रहे, और नरेंद्र मोदी आए दिन असामान्य कदम उठाते हैं। और असामान्य कदम क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स क्या है? कोई भी सामान्य सा अपराध हो, हर अपराध के लिए इंडियन पेनल कोड में बाकायदा धाराएं परिभाषित की गई हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उन अपराध की धाराओं में काम नहीं करते।
जब उन्हें विपक्ष को कुचलना होता है तो वो सीधे क्या करते हैं, यूएपीए में बंद करो। वो कोर्ट में नहीं जाते गिरफ्तारी करके, वो सीधे कहते हैं बुलडोजर चलाओ, घर नष्ट कर दो, उसका झोंपड़ी नष्ट कर दो, उसे यूएपीए में डाल दो। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स, ये सिर्फ डिक्टेटर के माइंडसेट और डिक्टेटर प्रवृत्ति का नमूना है। ये लोकतांत्रिक प्रवृत्ति यह है कि जो आपके यहां लॉ है उस लॉ के अनुसार डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाने चाहिए। देखिए, आप लॉ के अनुसार डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेते, आप लेते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और ये दमन को वैध बनाने के लिए जब आप ये कदम उठाते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये राष्ट्र की रक्षा के लिए ये असामान्य कदम उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन असामान्य कदमों के जरिए जनता और राष्ट्र के हितों की हिफाजत करने का मैंने निर्णय लिया है। ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज का दुनिया के हर डिक्टेटर ने इस्तेमाल किया है। नरेंद्र मोदी की अपनी भाषा नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी खराब जीरोक्स कॉपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो डिसीजन है उनको वे गर्व के साथ बोलते भी हैं। वो बोलते हैं, उनके फॉलोअर मुख्यमंत्री बोलते हैं कि कुछ भी होगा तो हम बुलडोजर चला देंगे। अरे आप किसी को तस्करी में पकड़ा है, किसी को स्मगलिंग में पकड़ा है, किसी को किसी अवैध काम में पकड़ा है, आप उसे पकड़िए, बंद कीजिए, कानूनन उस पर जो भी धाराएं बनती हो वो लगाइए। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स के जरिए उस पर दमन चक्र चलाएंगे? यह असामान्य कदम नरेंद्र मोदी की राजनीति में रेगुलर फिनोमिना के तौर पर दाखिल हुए, और यह चीज एक तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतांत्रिक सिस्टम के खिलाफ है। एक अन्य चीज, वो ये कि मैं ये बात कहना चाहता हूं कि भारत के इतिहास में अभी तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसके पास में इतने अवाध अधिकार हों और जो विरोधियों के प्रति इस तरह से बर्बर ढंग से पेश आए। असभ्य ढंग से पेश आए, क्योंकि जैसा कि हर डिक्टेटर के होता है कि वो विरोधी और विरोध से मुक्त देश देखना चाहता है। और ये जो विरोधी और विरोध से मुक्त देश करने के लिए नरेंद्र मोदी सिर्फ विरोधी तक सीमित नहीं रहते, वो जनता को भी मोबिलाइज करते हैं और जनता को समझाने की कोशिश करते हैं कि वे विरोधी और विरोध से जो देश को मुक्त कर रहे हैं वो लोकतंत्र के हित में है। लोकतंत्र की सामान्य प्रकृति है कि अगर लोग असहमत हैं तो वो प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करना, जुलूस निकालना, मांग पत्र देना उनका लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए यह अधिकार बेमानी है। वो नागरिकों को यह अधिकार देने के पक्ष में नहीं है। नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही शानदार काम किया है जिसके लिए नरेंद्र मोदी को खास तौर पर याद किया जाना चाहिए। वो काम यह किया है कि नरेंद्र मोदी ने प्रोपेगेंडा करके मीडिया में और साइबर मीडिया में, इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा करके एक बड़ी संख्या में जनता के समूहों को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि वे अपने पास के भी सत्य को देख नहीं सकते। सारी दुनिया में तानाशाहों की ये कोशिश रही है कि वे अपने प्रचार के जरिए जनता को इस तरह से मुग्ध करते हैं और बांधते हैं, उसे बंदी बनाते हैं कि वह सत्य को देख ना पाए। आंखों के सामने सत्य घट रहा है, सत्य आंखों के सामने खड़ा है, लेकिन जनता देखने के लिए तैयार नहीं है। आप किसी से बात करके देखिए, आप किसी से पूछिए देश में बेरोजगारी है कि नहीं है, तो लोग नहीं जी, देश में कोई बेरोजगारी नहीं है, सब काम कर रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है।
जबकि हालत यह है कि देश में भयानक बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी पिछले 75 साल में कभी नहीं रही जो आज है। लेकिन आम आदमी इसे देखने के लिए तैयार नहीं है। घर में सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन वे इसे देखने के लिए तैयार नहीं है कि बेरोजगारी सामने खड़ी है, उनके घर में खड़ी है, लेकिन वो देखने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना है कि नहीं, देश ठीक चल रहा है। हर आदमी के परिवार का जो बैंक में अकाउंट है, उस बैंक के खाते में पिछले 10 साल में लगातार बचत में गिरावट आई है। लेकिन जो मोदी के से प्रभावित लोग हैं, वे इसे देखने के लिए तैयार नहीं है। जानते तो है, लेकिन देखने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं, महसूस करने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी बैंक में जो बचत थी वो बचत घट गई है। कहां चली गई वो? तानाशाहों की कोशिश होती है कि वो अपने प्रचार के जरिए इतना मंत्रमुग्ध करते हैं, बांधते हैं, बंदी बना लेते हैं, गुलाम चेतना में ले जाते हैं कि आप अपने आंखों के सामने के सत्य को देख ना पाए। आखिरी चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए, कोई तो पूछे, हम पूछ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ईमानदारी से कहें कि उनके 10 साल में कौन सी गलती हुई और उसे स्वीकार करें। नोटबंदी बहुत बड़ी गलती थी, जिसने बड़े पैमाने पर लाखों छोटे उद्योगों को नष्ट कर दिया, जिसने बड़े पैमाने पर छोटे दुकानदारों को, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को ध्वस्त कर दिया। उससे न काला धन रुका, न टेररिज्म रुका, न ब्लैक मार्केटिंग रुकी, न स्मगलिंग रुकी, न आतंकवादी रुके, और न इनके हाथ में कहीं काला धन आया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज तक यह स्वीकार नहीं किया कि उनसे गलती हुई। नरेंद्र मोदी से दूसरी बड़ी गलती हुई, नरेंद्र मोदी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कम से कम अब राम जी के सामने सौगंध लें और बताएं जनता को कि उनसे गलतियां क्या क्या हुई। लेकिन हम जानते हैं कि कभी कोई डिक्टेटर अपनी गलती नहीं मानता। नरेंद्र मोदी ने कोरोना के पूरे महामारी को जिस तरह से हैंडल किया, उससे लाखों लोगों की जान चली गई। कोरोना की बीमारी जिस समय आई थी, उसी समय फ्लाइट रोक दी जानी चाहिए थी, अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पाबंदी नहीं लगाई और पूरा देश कोरोना में एकदम झुलस गया और करीबन 60 लाख से अधिक लोग मर गए। और तो और बेशर्मी की हद देखिए, सारी जनता, उसकी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई, सारी जनता बीमार पड़ गई, और नरेंद्र मोदी कोरोना का टीका लगाने के लिए पैसा, फ्री टीका नहीं था। नरेंद्र मोदी का इनिशियल इवन कोर्ट में भी यह कहना था कि हम फ्री टीका नहीं लगाएंगे, पैसा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, पैसा नहीं दिया जाएगा, आपको फ्री टीका लगाना होगा, और उसके बाद यह फ्री टीकाकरण शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी अगर यह कहें कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, तो आश्चर्य की बात है, क्योंकि उनसे जो गलती हुई है वो यह कि पिछले 10 साल में तकरीबन 6.5 लाख के करीब छोटे बड़े उद्योग बंद हो गए। कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां देश में अपना उत्पादन बंद करके चली गईं। और तो और पूरी की पूरी हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन एकदम नीचे से ऊपर तक क्रैक कर चुकी है। आपसे गलती नहीं हुई, आपसे गलती नहीं हुई कि आपने एक स्टेट को, जो कि संप्रभु राज्य था, जम्मू और कश्मीर, उस संप्रभु राज्य को आपने एकदम इवॉल्यूश कर दिया और उसे यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। कम से कम यह मान लो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुमको अब राज्य को रीस्टेट करना होगा, चुनाव कराने होंगे।
गलती मान लो इसे। लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। जो डिक्टेटर की होती है ना, हम नहीं सुधर। डिक्टेटर को हमेशा जनता की जब धुलाई होती है, जनता डिक्टेटरों की धुलाई करती है लोकतंत्र में, तभी डिक्टेटर सुधरते हैं। हम सामान्य सा एक प्रश्न करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी सामान्य सा एक आत्म स्वीकार्य हमारे सामने करें, जनता के सामने करें, इस 26 जनवरी पर करें, राम जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा करते हुए करें। उनकी सबसे बड़ी असफलता क्या थी 10 साल की? मैं एक नहीं 10 असफलताएं बता सकता हूं आपको। और नरेंद्र मोदी कानून और व्यवस्था कैसे संभालते हैं, वो गुजरात तो देखा ही था। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पिछले 9 महीने से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में नॉर्मलसी नहीं लौटी है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। केंद्र में भी आरएसएस का नियंत्रण है और राज्य में भी आरएसएस का नियंत्रण है। आज भी 50,000 से ज्यादा लोग शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। यह आपकी प्रशासनिक अक्षमता और असफलता का ज्वलंत प्रमाण है। आप कम से कम राम जी की सौगंध खाके स्वीकार करें कि आपकी क्या असफलता थी। असफलताओं को स्वीकार करने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन हमें मालूम है आप स्वीकार नहीं करें, क्योंकि डिक्टेटर फिर रहेगा ही नहीं डिक्टेटर अगर उसने अपनी गलतियां मान ली, उसने अपनी असफलताएं मान ली। अगर लोकतांत्रिक नेता होगा तो वह जनता के बीच में जाएगा और अपनी गलतियां मानेगा। इसलिए पहली शर्त है, पहली जरूरत है कि नरेंद्र मोदी के इस अधिनायकवादी चरित्र को गंभीरता से समझा जाए, उसका प्रचार किया जाए। आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।